जी, मैं फिल्म के पहले जो मेन पिलर्स हैं जिनके बगैर फिल्म बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सबसे पहले मैं ये रवि भाई हैं जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, रवि दीक्षित, और ये रूमा भामरी, इन्होंने फिल्म के जो राइटिंग वाला पार्ट और डायरेक्शन इनका है फिल्म में, और संजीव भाई ने फिल्म में एडिटिंग वाला भाग संभाला है। और जो फिल्म में जिनके ऊपर जो फिल्म बनाई गई है वो कुंवर शहजाद साहब हैं। और मैं एज एन एक्टर मैंने इस फिल्म को दो पार्ट्स में जो है दो प्रेजेंटेशन में रखा गया है। एक शॉर्ट फिल्म है और दूसरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो शॉर्ट फिल्म में जो ऑक्सीजन मैन का जो किरदार किया है वो मैंने किया है, और जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो पूरी तरीके से कुंवर शहजाद साहब पे बेस्ड है। तो ये छोटा सा ब्रीफ है। और बाकी जो है फिल्म जब इसको इस तरह से किया कि बॉम्बे में हमारे कुछ दोस्त थे, यानी रवि भाई ही थे, जब इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला यार ये ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे एक मतलब एफबी देख रहे थे आप, तो इन्होंने बोला कि ऐसे सर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो नोटिसेबल है। इनको नोटिस हुआ तो इनके जो है जो दो चार दोस्त थे बॉम्बे वाले, उन्होंने नोटिस किया। तो फिर रवि भाई बोलने लगे, फिर इनसे बात हुई रूमा से कि यार ये सब्जेक्ट जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा का काम कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एटलस एक फिल्म मेकिंग करके हाँ मतलब हम एक समाज सेवा का काम करें ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, और लोग जो है लोगों को करेज मिले कि अगर कुछ ऐसी परेशानी आ रही है लोगों पे तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के लोगों को सपोर्ट करें, हेल्प करें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिल्म बनाने की कोशिश की गई थी। इससे लोगों को इंस्पिरेशन भी मिले, क्योंकि जितना अच्छा काम ये कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनको जो है बाकी समाज में लोग देख रहे हैं, सिर्फ फेसबुक तक ही लोगों ने इनको देखा, तो हमें लगा कि शायद हम यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म हमें लगा कि हमें जो है फ्री में जो लोग हैं इनको देख सकेंगे, जैसे बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें लोग जो है इतना रीच नहीं मिल पाती है। तो हमें लगा कि हम इनके लिए एक फिल्म बनाते हैं, एक छोटी सी, जिसके ऊपर इनके ऊपर बेस्ड होगी और काफ़ी लोग इनको देखेंगे और इनसे इंस्पिरेशन मिलेगी कि बाकी कभी मतलब मैं चाहती हूँ कि आगे चल के हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स आए, अगर फिर भी आती हैं तो लोगों को इनसे इंस्पिरेशन मिले कि ऐसा ही वो भी काम करें समाज में, और लोग जो है बढ़ चढ़कर आगे बढ़े, कि घर में दबे हुए ना रहे। और इनको हाईलाइट इसलिए भी किया क्योंकि इन्होंने समाज में बहुत अच्छे काम करे, पिछले लॉकडाउन में भी और इस लॉकडाउन में भी काफ़ी बढ़ चढ़कर काम किया। और कुंवर शहजाद जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कुंवर शहजाद है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और 2020 में जो पैंडेमिक सिचुएशन आया, जो फर्स्ट लॉकडाउन आया, उसके अंदर मैंने अपने फादर को खोया, और उसको खोने के बाद एक मतलब पापा भी मुझसे बात कहते थे कि किस तरीके से आपको लोगों को सपोर्ट करना है, कैसे रहना है, कि कब इंसान ही इंसान की मदद करता है। तो उनकी डेथ के बाद फौरन मैंने एक चीज़ हमने डिसाइड किया हमारे परिवार ने कि हमें लोगों की मदद करनी है। उस वक्त हमने तकरीबन 2000 परिवारों तक हमने राशन पहुंचाने की कोशिश करी उनके घर घर जाकर। और 2021 के अंदर जो एक सिलेंडर का, जो ऑक्सीजन का एक पैंडेमिक सिचुएशन आया, जो कि मनीष सिसोदिया जी के ट्वीट से और उनकी बाइट से आया कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन की ख़त्म होने वाले हैं दिल्ली के अंदर, जो एक अफरा तफरी मची। तो मेरी एक कलीग है जो मेरे साथ, उन्होंने काम भी किया है चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, तो उनकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी और रात को 2 बजे उनकी कॉल आता है और वो बोलते हैं कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी भी हालत में मुझे ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। मैंने वहाँ के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी 3 घंटे की ऑक्सीजन है और हमें पता नहीं ऑक्सीजन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आप ऑक्सीजन हमें भिजवाएं। मैं फ़ौरन LNGP हॉस्पिटल गया, वहाँ पे जो एम्बुलेंस थी मैंने उनसे बात किया कि भैया 1-2 सिलेंडर अगर मिल जाए ताकि हम वहाँ पे पहुँचा सकें। तो उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का इतना कॉस्ट बताया कि वो सुन के दिमाग परेशान हो गया, लेकिन ज़रूरत थी, उस चीज़ को हमने मुहैया कराया और वहाँ पे हमने काम शुरू किया। और जब से हमने ठान लिया कि जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स मौजूद हैं, जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, और दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात बोल रही है
कि जो ज़्यादा बीमार नहीं है वो घर पे रहकर अपना इलाज करा पाए। अब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा तो जो घर में पेशेंट ऑलरेडी है उसको ऑक्सीजन कौन देगा, उसका तो उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया। तो उस वक्त हमने ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया सिलेंडर ला। सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करना था। जो 100 किलो सिलेंडर होता है, बड़ा वाला सिलेंडर 6 फुट का 5 फुट का, उसकी नॉर्मल कॉस्ट 10,000 होती, लेकिन उस दौरान 50-50 हज़ार रुपये के सिलेंडर वो बिक रहे थे। लेकिन हमने कोई सिलेंडर खरीदा नहीं, जो और किसी के पास 1 सिलेंडर था, किसी के पास 2 सिलेंडर थे, किसी के पास 3 सिलेंडर थे, वो हमने लोगों से मंगवाए और उसके बाद हमने उनको रिफिल कराना शुरू किया। रिफिल कराने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रिफिल कैसे हो। जब हम स्टेशन हाउस जाते थे तो वहाँ पे लाइनें लगी रहती थी। अब लाइन में लगने के बाद 10 घंटे के बाद 12 घंटे के बाद हमें ऑक्सीजन मिल रहा था। फिर वो ऑक्सीजन हम लेकर आते थे, फिर हम उन ऑक्सीजन को छोटे सिलेंडर्स में हम ट्रांसफर करते थे और फिर लोगों के घरों तक हम पहुंचाते थे। उसके बाद हमारे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों के पास छोटा सिलेंडर भी नहीं है। अब किसी के घर में ऑक्सीजन की कमी है और उसे छोटा सिलेंडर लगाना है, वो छोटा सिलेंडर कैसे लगाए? मतलब ऑक्सीजन नहीं, अगर ऑक्सीजन आपने अवेल करा दिया तो सिलेंडर नहीं, अगर आपने सिलेंडर अवेल करा दिया तो उसकी जो घड़ी खराब हो जाती है वो घड़ी अवेलेबल नहीं, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन में मास्क होता है, फिर उसकी प्रॉब्लम। मतलब आप एक काम करना शुरू करो तो दूसरा काम आपके सिरहाने पे खड़ा हुआ है कि ये कैसे होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो पुरानी दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह पे, जैसे तुर्कमान गेट पे एक टीम ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, पहाड़ी गोइटा पे एक टीम डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, और लाल कुएं पे एक टीम डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, एक टीम काले महल में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब वो जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उनकी आवाज को ऑल ओवर दिल्ली में पहुंचाना एक सबसे बड़ी चुनौती थी, जो कि हमने सोशल मीडिया का माध्यम हमने चुना। तो उस दौरान हम डेली शाम को एक मैसेज डालते थे कि इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे मैंने आपको 4 से 5 स्टेशन बताया, अब वो 4 से 5 स्टेशन की टीम अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन लेने जाती थी। जिस टीम को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, जिस टीम को ऑक्सीजन मिल गई, उसने मैसेज छोड़ दिया और फिर हमने उसको फेसबुक पे वायरल किया। अब फेसबुक पे वायरल करने के बाद हमने अपना नंबर छोड़ा, अब लोगों के कॉल्स आने शुरू हुए, और इसी तरीके से ये जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का काम था ये चलता गया। इसके अंदर LNJP हॉस्पिटल से कई डॉक्टर्स, उनके कॉल्स आए कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, BL कपूर से आए, फोर्टिस हॉस्पिटल से आए। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कहाँ कहाँ से कॉल आए और किस तरीके से लोग आ रहे थे कि जैगवार में, BMW के अंदर लोग सिलेंडर डाल के 2 बजे 3 बजे घूम रहे हैं और कह रहे हैं भैया हमें सिर्फ 2 किलो ऑक्सीजन दे, सिर्फ 2 किलो ऑक्सीजन, जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हो। जब ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट किया करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती, जब धीरे धीरे ये प्रॉब्लम खत्म होने लगी, तो सबसे बड़ी चुनौती थी खाने की। अब हॉस्पिटल के अंदर जो कोविड हॉस्पिटल्स बनाए या जो भी हॉस्पिटल्स थे, वहाँ पे अटेंडेंट को पेशेंट से मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जो अटेंडेंट था वो अपने पेशेंट्स के फिगर के अंदर हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहता था कि मेरे पेशेंट की कोई खबर आए, अब कैसी तबीयत है, एक उम्मीद में। लॉकडाउन था, दुकानें बंद थी, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, अब वो लोग भूखे प्यासे रहे। अब आप खुद जान सकते हैं कि इस बीमारी का होने का सबसे बड़ा कारण आपकी इम्यूनिटी पावर वीक होना है। आप इम्यूनिटी पावर वीक कब हो रही है? जब आपको खाना नहीं मिल रहा, सही भोजन नहीं मिल रहा, आपका मेंटली स्ट्रेस आपका सही नहीं जा रहा। तो उस वक्त हमने फिर हॉस्पिटल भी जाके हमने खाना प्रोवाइड करना शुरू किया। बाकी आप क्वेश्चन जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। इस पूरे काम में करने में जो है प्रशासन से किस तरीके से मदद मिली आपको, या क्या परेशानियां रही हैं उसके बीच में? हमें प्रशासन से बहुत ज्यादा मदद मिली कि प्रशासन हमसे आके सवाल पूछती थी आप सिलेंडर कहाँ से लेकर आ रहे हैं। प्रशासन हमसे आके कहती थी कि ये आप इलीगल काम कर रहे हैं, जो इतनी लंबी लाइनें हैं ये गैर कानूनी है, लॉकडाउन है, आप किस तरीके से ऐसे काम कर सकते हैं। ये हमें प्रशासन से मदद मिली। क्योंकि इतनी बड़ा जो आपने काम किया बिना पैसों के तो हो नहीं सकता, तो ये फंड जो है वो कैसे अरेंज हुआ?
मैंने आपको भी बताया ना कि कई टीमें काम कर रही थी, जो मैंने काम किया वो मेरा अपना था, उसमें मैंने किसी से कंट्रीब्यूट नहीं किया। बाकी जो टीम काम कर रही थी उन्होंने कैसे किया वो चीज़ उनको पता होगी, लेकिन हर जगह पे जितना हो सका हमने उन टीमों को भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी, तन से मन से धन से जो तरीका हो सका। बाकी जो इंडिविजुअल था वो तो अपना था ही। ये ऑक्सीजन मैन का जो खिताब आपको मिला है वो किस तरह से मिला, किसने दिया? देखिए, ऑक्सीजन मैन का खिताब अगर मुझे दिया है किसी ने तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन एक अकेला इस कारवां में मैं अकेला नहीं हूँ, और भी कई लोग हैं जिन्होंने काम किया। और मुझे जो इन्होंने सर्च किया वो सोशल मीडिया का माध्यम था, क्योंकि मैंने लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करी कि कोई भी जब हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है हम लोगों के घर तक पहुँचा सके, उसको खोल के ना बैठ जाए। तो जो एक सोशल मीडिया था, जो सोशल मीडिया पे जैसे मैंने एक लाइव किया, उस लाइव के ऊपर 3 लाख के व्यूज आए, उस 30,000 लाइक आए। अब वो जो चीज़ें मैंने कन्वर्ट करी सोशल मीडिया पे, वहाँ से लोगों ने मेरा प्रेजेंस थी वो ज़्यादा हुई। शहजाद भाई, ये फिल्म ये आपके शहजाद भाई ये आपके ऊपर फिल्म इन लोगों ने बनाई है, इस फिल्म के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने फिल्म बनाई है, अभी बेसिकली इन्होंने मुझसे जो चीज़ें पूछी वो मैंने उनको बताया। बाकी इस फिल्म के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल है, जब आप किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद भीड़ लगती है, अब उस भीड़ के अंदर कुछ ही लोग होते हैं जो उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन जिनको पहुंचाया वो लोग उनको भूल जाते हैं कि हमारी इन्होंने मदद की। इस मूवी का जहाँ तक मैं देखता हूँ कि ये है कि जो इंसान ऑक्सीजन लेके गए या जिन लोगों की हमने मदद करी, वो अपनी जगह पे रह के जितना हो सके वो इंसानियत की मदद करें। ऐसा ना हो कि आज उनको प्रॉब्लम थी तो हम आगे थे, कल किसी और को प्रॉब्लम होगी तो वो आगे आएंगे, क्योंकि सरकार कंप्लीटली फेल हो चुकी है। तो इसमें हमें जनता को और आवाम को आगे आना पड़ेगा एक दूसरे की मदद करने के लिए। अरे फिल्म आपने ब्रीफली तो देखी होगी, तो इसमें आपका जो रोल किया है जावेद अब्राहम ने, आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके रोल के साथ जो है वफा की बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसा आपने रियल में किया है? मेरे रोल के साथ वफा की या ना की, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान के साथ वफा की, क्योंकि एक इन्होंने मैसेज कन्वर्ट किया कि हम लोगों को काम करना चाहिए। अगर इस तरीके के मैसेज हम समाज में डिलीवर नहीं करेंगे तो हर एक इंसान जब तक उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी वो घर से बाहर नहीं निकले। पैंडेमिक सिचुएशन है, लेकिन हमें अपने आस पड़ोस का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। जब मैं शहजाद भाई का कैरेक्टर करने की कोशिश कर रहा था, तो बेसिकली क्या है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर, ये बड़ी बात है कि ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पे उठाना है, वो बहुत भारी होता है। मतलब आई वाज ट्राइंग टू जस्ट एक्टिंग, बट जो है वो मतलब एक्ट आगे हम जब उसको शॉर्ट पे करने के लिए मेरे कंधे जवाब दे गए थे, मतलब वो इतना भारी होता है। इनकी फोटो जितनी भी वायरल हुई है शहजाद भाई की, उसमें उन्होंने 2 सिलेंडर को उन्होंने उठा के रखा है, तो हमें लगा कि वो थोड़ा सा लाइट वेट ऐसे कुछ होगा। मगर जब शॉर्ट फिल्म के लिए जब हम एक्ट कर रहे थे और जावेद जब उसको एक्ट कर रहे थे, तो हमें लगा कि हम उठा लेंगे इसको, मगर उनसे 1 सिलेंडर के लिए एक शॉट देना इतना भारी हो गया। तो हमने सोचा हम 2 सिलेंडर के साथ करेंगे, एज इट इज उसको कॉपी करेंगे, मगर वो हो ही नहीं पाए। इसमें 1 सिलेंडर के साथ हमने उसको पहले कोशिश एक सवाल ये है कि बहुत से लोग कर रहे थे, अभी शहजाद भाई ने भी कहा बहुत सारे लोग यहाँ कर रहे थे, देखिए आपको इन्हीं का कैरेक्टर कैसे समझ में आया? कैसे आप लोग जानते थे एक दूसरे को पहले से? नहीं, ये बेसिकली सोशल मीडिया पे रवि भाई का नोटिस था ज़्यादा। जी, तो मैं काफ़ी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, तब मैंने देखा था कि चांदनी चौक के पास शहजाद भाई करके काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जी, जो कि आज की डेट में कोई करता नहीं है इतना जल्दी। पर जी बोलिए, बात पूरी कीजिए। तो जब मैंने देखा कि यानी ऐसा काम कर रहे हैं, तो मैं जावेद और रूमा से बहुत पहले से जानता हूँ इनको, 2-3 साल। हम लोग एक फिल्म पहले भी कर चुके हैं, बहुत जल्दी देखी हमारी एक अभी ऑन रोल भी चल रही है, उसमें थोड़ा पेंडिंग वर्क बचा है। तो हम तीनों एक दूसरे को पहले जानते हैं, तो हमारी डेली मैसेजिंग पे या कॉल पे बात होती रहती है कि क्या नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में मैं और रूमा बात कर रहे थे, एंड देन मैंने बस इनको लिंक भेजा, इन्होंने देखा वो, एंड देन से वो लाइक कि ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दो, एंड देन फिर फाइंड आउट कि ये कौन है, फिर उनको ढूंढा गया। अच्छा, कि कहाँ पे रहते हैं, तलाश किया आपने? पूरा सर्च करके ही चीज हुई है।
उनसे बात की गई, उनको हमने अप्रूवल लिया कि हम आपके ऊपर ये चीज़ बनाने जा रहे हैं, तो आप इसके लिए एग्री हो कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। इस पे क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी वाले जो है मे बी वो रिएक्ट करें। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइए कि मैं INN चैनल से हूँ, साहिल नकवी। आपने इन्हें ही तलाश किया, इनके बारे में जुस्तजू की, हमने भी पूरा ये टाइम देखा, इसमें बहुत लोगों ने बहुत लोगों की मदद की और कई लोग ऐसे थे जो ऑक्सीजन मैन कहलाए। आपने तो बाकायदा मूवी बना दी, तो क्या आपने उसमें किसी और को शामिल करने की कोशिश की या सिर्फ एक ही शख्स को लेके पूरे दिल्ली में जिस तरह से सब कुछ हुआ, पूरी देश की राजधानी ने देखा, सिर्फ इसी को लेके एक मूवी बना दी, किसी और को क्यों नहीं तलाशा? नहीं, हमारा किसी और पे मुद्दा, हमारा इनको भी ढूंढने का कोई ऐसा स्पेसिफिक मुद्दा नहीं था। वो तो जब चीज कोई वायरल होती है तब हमारी नजर पड़ती है किसी भी चीज पे, चाहे हम हो चाहे मीडिया वाले हो, कोई भी थर्ड बंदा हो। जब कोई चीज वायरल होती है तभी उसको उठाया जाता है दिखाने के लिए पब्लिक को। तो हमें, मैं स्क्रॉल कर रहा था, मुझे इनका दिखा वो पोस्टर और वो वीडियो जो ये लाइव जाते थे, वो चीजें वो धीरे धीरे काफी वायरल हो रही थी। तो बस वो टॉपिक देख के ही मैंने इनको रूमा को कांटेक्ट किया कि यार ऐसे ऐसे है और एक बार आप रिसर्च करो कि कौन है और कैसे क्या है। तो वैसे हमारी डॉक्यूमेंट्री में और लोगों के बारे में भी जिक्र हुआ है जिन लोगों ने काम किया है, सोनू सूद जी के बारे में भी उसमें जिक्र किया है और जितने भी लोग हैं। तो हमने धीरे धीरे हर किसी के पॉइंट को लिया, लेकिन इनको महत्वपूर्ण पार्ट इसलिए दिया क्योंकि ये हमारे दिल्ली में इतना काम कर रहे हैं, इतनी बहुत जरूरत हो रही थी सिलेंडर की, उन लोगों को पहुंचा नहीं पा रहे थे, इन्होंने इतनी मेहनत की, तो हमारे नजर में यही दिखे सोशल मीडिया पे। बेसिकली इनका मैं बताता हूँ कि जब ये लोग मेरे पास आए उस वक्त ऑक्सीजन का डिमांड जो थी वो कम हो चुकी थी, और जब इन्होंने कॉल किया तो एक गोदाम सा है, जाहिद भाई बैठे हुए इनका गोदाम है, मैं वहाँ पे राशन पैक कर रहा था। जब मैंने इनको बुलाया क्योंकि सुबह की बात हुई तो ये शाम को आया, तो उनसे मैं राशन पैक कर रहा था। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या है, आपका कोई ग्रोसरी का काम है क्या? मैंने कहा नहीं भाई, अब जो है लोगों के घरों में हम राशन पहुंचा रहे हैं। तो एकदम क्लिक हुआ कि अभी ऑक्सीजन अभी ये, तो फिर उन्होंने कई सारी चीजें पूछी कि पैसा कहाँ से आया, क्या करा। तो उन्होंने बोला कि भैया जो हमारे पास पैसा है हम अपना वही लगा, हमने किसी ना कोई, हमने कोई NGO खोला ना, हमारा किसी हमने कोई कंट्रीब्यूट किया ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें कोई पैसा दे रही, जो कुछ है वो जाती पैसा है। क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन से एक बात क्लियर हो चुकी है कि पहले जमाने में ना सोचता था कि उसकी एज 60 साल रहेगी, 70 साल रहेगी, आज के टाइम में कुछ नहीं पता। आज मैं यहाँ दे रहा हूँ, कल पता नहीं मैं हूँ या ना रहूँ। तो भैया जो दे दिया वो कमा लिया और जो खा लिया वो गंवा दिया। थैंक यू। अच्छा, अभी मैं पूछ रहा था, अभी गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, थर्ड लेयर की भी इन्फॉर्मेशन इनके पास है, ये थर्ड लेयर आने वाली है, तो थर्ड लेयर में अगर ये सेम पोजीशन हुई तो आपका क्या स्टैंड है? सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप पे जाइए कि गवर्नमेंट को पहले से सब कुछ पता होता है, कि थर्ड का पता है, फिर मौसम विभाग को मिल रहा है कि थर्ड वेव, आप कभी किसी बीमारी का नाम सुना है आपने? फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, तो ये सब क्या है? कहीं से ये हवा आ रही है क्या जो उसके अंदर आ रहा है कि भैया आने वाली है? और यही बात कि अगर थर्ड वेव की आती ऊपर वाला ना करे ना आए, लेकिन अगर आती है, काम धंधे खत्म हो चुके हैं, तो मैंने बोला ना जो दे दिया वो कमा लिया। हम कमाने के लिए बैठे हुए हैं, लोगों की दुआएं लेने के लिए बैठे हुए हैं, लोगों की खिदमत करने के लिए बैठे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अच्छा वो लोग अपना काम कर रहे हैं। बिकॉज इंडिया इतना बड़ा है तो बहुत डिफिकल्ट है हर एक घर में गवर्नमेंट को या इंडिविजुअल बंदे को भी चीज़ें ठीक करना उस फैमिली के लिए। तो सहवाग ने जितना भी किया है वो उन्होंने खुद से ही किया है, जितनी फैमिली को वो सपोर्ट कर सकते थे अपने बलबूते पे वो उन्होंने किया है। तो हम भी बस वही एक मैसेज दुनिया तक पहुंचाना चाह रहे हैं अपनी एक छोटी सी फिल्म बना के, कि इस तरह से लोग और भी बाहर निकल के आए, जो कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी आई है, मतलब मेरी तो लाइफ में फर्स्ट टाइम आई, हम सबकी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि जिसका कोई इलाज ही नहीं था स्टार्टिंग के साल में। अब धीरे धीरे चीजें बेहतर हो रही है, तो मे बी थर्ड वेव में हमें ये सारी सिचुएशन ना झेलनी पड़े, जहाँ तक कि मेरा मानना है। क्योंकि अभी काफी सारे ऑक्सीजन सेंटर और चीजें, बेड, सब चीजें अरेंज हो गई है। सो होपफुली टचवुड ये ऐसा दोबारा ना आए। क्योंकि हम जब शूट कर भी रहे थे तभी मतलब उस टाइम तक तो बहुत कम हो चुका था, केसेस आने बहुत कम हो गए थे, और मतलब एक दो केसेस आते थे। मगर जिस दिन हम शूट कर रहे थे उस दिन भी एक केस आया था, तब भी शहजाद भाई ने जो है किसी को सिलेंडर दिया उस टाइम पे। और जब हम शूट कर थोड़ी देर पहले वो बोल रहे थे बस अभी मैं सिलेंडर देकर के आ रहा हूँ, तो हमें लगा कि अभी भी केसेस आ रहे हैं और
ये कोई मीडिया में दिखा भी नहीं रहा है, ना कहीं पे कुछ सरकार की तरफ से कुछ आया है कि भाई अब सरेंडर जो केसेस खत्म हो गए कि हमें सरेंडर रख लेने चाहिए अपने पास पे। अब भी जो जनता थी वो इन्हीं के पास कॉन्टेक्ट कर रही थी कि प्लीज अभी भी हमें अरेंज करा दो ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये सब था जो हमें लगा कि शायद जो है कि अब खत्म हो जाएगा और शहजाद भाई जो खत्म कर देंगे इस चीज को कि अब सेकेंड वेव खत्म हो गई या मुझे भी ढीला रह जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। उनकी विल पावर अभी भी स्ट्रांग है और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे है मेरा कि आपने इस सब्जेक्ट पर इस तरह के जैसे अभी बनाई ऑक्सीजन मैन को लेकर, पहले भी इस तरह के किसी सब्जेक्ट पर काम किया या कोई फिल्म बनाई किसी कैरेक्टर को लेकर, या ये पहला है? ये डॉक्यूमेंट्री तो हमारी पहली है इस तरह के किसी सब्जेक्ट पर पहले, क्योंकि बीमारियां पहले भी बहुत सी आई आकर चली भी गई, तो पहले बनाया। ये चीज ऐसी है जो पूरे वर्ल्ड में इतनी वायरल हो गई ना, कुछ और बनाया है ये पहला है। इससे रिलेटेड ये फर्स्ट टाइम है जब हम किसी रियल स्टोरी रियल पे इवेंट के ऊपर हम काम कुछ कर रहे हैं। बेस्ड हमने काम किया। इससे पहले तो फिक्शन है। इससे पहले सब फिक्शन है। अच्छा। हाँ। अभी एक और हमारी वो भी फिल्म देखने को मिलेगा है, आपको। वो भी अभी थोड़ी जल्दी रिलीज होने वाली है, वो भी 1-2 हफ्ते में आ जाएगी। ये फिल्म आपकी कब रिलीज हो रही है नेट पे? शॉर्ट फिल्म को हम 30 जून आज आज हम 7 बजे जो है उसको डाल देंगे, और डॉक्यूमेंट्री हम 1 जुलाई तक 7 बजे। ये YouTube चैनल है रूमा वामरे प्रोडक्शंस का, YouTube पे देखने को कौन सा? रूमा वामरे प्रोडक्शंस, राइट? YouTube। जैसे आप मीडिया बंधु सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल भी है कि जब ये पैंडेमिक सिचुएशन खत्म हुआ, ये जितने भी लीडर्स थे या जो दिल्ली के मुखिया थे या जो देश के मुखिया थे, उनके एडवर्टीजमेंट शुरू हो गए, और एडवर्टीजमेंट में भी सिंगल फोटो उनका है कि वैक्सीन लगवाओ। आपने लॉकडाउन के अंदर बिजली के बिल माफ नहीं किए, जो इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन बच्चों की फीस माफ नहीं है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जिन लोगों के ये एक मेडिकल इमरजेंसी थी उसके अंदर आपने इलाज फ्री नहीं किया, आपने ये एक मेडिकल इमरजेंसी थी, लेकिन आपने करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हो। वही करोड़ों रुपए जो जनता का पैसा है, अगर आप उसके लिए कुछ लगाते तो वो ज्यादा बेटर होता। इस वक्त मेडिकल इमरजेंसी के अंदर सरकार को जनता को एक साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन आज भी अपना प्रचार तंत्र चल रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मीडिया लोगों ने सवाल करना खत्म कर दिया। आप लोग मेहरबानी करके सवाल कीजिए, वरना आज उन लोगों की बारी थी जो लाइन में लगे हुए थे, कल हम में से भी किसी की बारी हो सकती है। थैंक यू। थैंक यू।